नमस्कार, मैं अखिलेश बात कर रहा हूं अपने YouTube चैनल वॉइस ऑफ अखिलेश के माध्यम से। अमेठी कैसरगंज लोकसभा के बाद आज हम बात करेंगे रायबरेली लोकसभा के इतिहास के बारे में। रायबरेली लोकसभा में कब किसका कितना जलजला रहा, हम बात करेंगे। रायबरेली लोकसभा में फिरोज गांधी की एंट्री कैसे हुई, हम बात करेंगे इंदिरा गांधी और रायबरेली के बीच के कुछ रोचक घटनाक्रम के बारे में। इंदिरा गांधी को इमरजेंसी क्यों लगानी पड़ी? वैसे रायबरेली नाम ही काफी है कांग्रेस से जुड़ने के लिए, कांग्रेस को जोड़ने के लिए, गांधी परिवार का भूत और भविष्य भी। अब वक्त ने करवट बदली है, कांग्रेस के गढ़ में भाजपा की धमक दिखी है। रायबरेली का रण हमेशा से दिलचस्प रहा है। यहां किसी भी लोकसभा चुनाव में त्रिकोणीय चतुष्कोणीय मुकाबला नहीं हुआ है। वोटरों में ना कभी किसी की चर्चा रही और ना ही इसकी चिंता दिखी। यहां जो भी लड़ा बस कांग्रेस से लड़ा। पंजे की पहुंच ऐसी रही कि हर लहर यहां आकर थम सी गई। ऐसे में बड़ा सवाल, आखिर रायबरेली में ऐसा क्या है कि मुकाबला दो के बीच ही आकर थम जाता है? साल 1952 में हुए पहले लोकसभा चुनाव में रायबरेली और प्रतापगढ़ जिलों को मिलाकर एक लोकसभा सीट बनाई गई थी। रायबरेली लोकसभा सीट कैसे गांधी परिवार की विरासत बनी, इसके पीछे की कहानी बड़ी दिलचस्प है। लोग बताते हैं उस दौरान कांग्रेस नेता फिरोज गांधी के दिमाग में दूर दूर तक रायबरेली से चुनाव लड़ने की सोच नहीं थी। वह अपने कर्मभूमि इलाहाबाद से किस्मत आजमाना चाहते थे, लेकिन कांग्रेस नेता स्वतंत्रता संग्राम सेनानी रफी अहमद किदवई ने फिरोज गांधी से रायबरेली से चुनाव लड़ने का आग्रह किया, जिसे फिरोज गांधी मना नहीं कर पाए और अपने कर्मभूमि इलाहाबाद को छोड़कर रायबरेली से हमेशा के लिए नाता जोड़ लिए। 1952 के पहले चुनाव में जब फिरोज गांधी मैदान में उतरे तो उनकी पत्नी इंदिरा गांधी ने भी प्रचार की कमान संभाली। वह पैदल यात्रा करती, बैलगाड़ी से भी गांव में लोगों से पति के लिए वोट मांगती थी। इंदिरा गांधी चुनाव प्रचार के दौरान बैलीगंज शहर में कई दिनों तक रुकी थी। फिरोज गांधी और इंदिरा गांधी की मेहनत रंग लाई। फिरोज गांधी यह चुनाव जीत गए। फिरोज गांधी पहली बार यहां से सांसद बने और फिर यह सीट गांधी परिवार की विरासत बन गई। 1957 में रायबरेली सीट अस्तित्व में आई तो यहां से एक बार फिर से फिरोज गांधी ने परचम लहराया, सांसद बने, पत्रकार से नेता बने। फिरोज गांधी संसद में अक्सर अपने ससुर और तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू सरकार की आलोचना के लिए जाने जाते थे। 1960 में फिरोज गांधी का निधन हो गया। इसके बाद हुए उपचुनाव में यहां से गांधी परिवार का कोई सदस्य चुनाव नहीं लड़ा, लेकिन सीट कांग्रेस के खाते में ही रही। फिरोज गांधी के निधन के 4 साल बाद 1964 में इंदिरा गांधी राज्यसभा पहुंची। उसके बाद 1966 में जब इंदिरा गांधी देश की पहली प्रधानमंत्री बनी तब वह राज्यसभा सदस्य थी। 1967 में इंदिरा गांधी ने अपने पति की राजनीतिक विरासत रायबरेली से ही चुनावी राजनीति की शुरुआत की, कदम रखी, यहां की नब्ज टटोलनी शुरू कर दी। अपने राजनीतिक गढ़ को अभेद बनाने के लिए कुशल राजनीतिकार की तरह उन्होंने बीएमडी फार्मूला बनाया, मतलब ब्राह्मण, मुस्लिम और दलित वोट बैंक के फार्मूले का उपयोग किया और बड़े अंतर से जीत दर्ज करने में कामयाब रही। रायबरेली के रण में बीएमडी का फार्मूला हिट रहा। इंदिरा गांधी यह चुनाव निर्दलीय प्रत्याशी बीसी सेठ को 91,703 वोटों से हरा दिया। इस राजनीति का श्रेय इंदिरा गांधी खुद को जाता है, जो वोट बैंक पर पकड़ के लिए जिनकी चुनाव मैदान में चली जाने वाली सीधी चाल सबको चित कर देती थी। राजनीति में प्रतिद्वंदिता शब्द के बहुत मायने हैं। इसी शब्द ने राजनीति की गहराई देने के साथ उसे मुखर भी किया। खासकर चुनाव के दौरान इसकी धार और अधिक तेज हो जाती है। ऐसे ही एक राजनीतिक प्रतिद्वंदिता इंदिरा गांधी और समाजवादी नेता राजनारायण के बीच भी रही, जिसने इतिहास बनाया और रायबरेली लोकसभा सीट
इसकी गवाह बन गई। दोनों के बीच सन 1971 और 77 में 2 बार मुकाबला हुआ, जिसने पूरे देश व दुनिया में रायबरेली को मशहूर कर दिया। बात 1971 की है। समाजवादी नेता राजनारायण ने तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को चुनौती देने के लिए रायबरेली की ओर रुख किया। असल में इंदिरा गांधी के सामने उस समय विपक्ष से ऐसा कोई नहीं था जो इंदिरा गांधी का मुकाबला कर सके, उनको टक्कर दे सके। राजनारायण ने संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी से नामांकन भरा। पहली बार वह लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए मैदान में उतरे थे। राजनारायण को जीत का पूरा भरोसा था, लेकिन उन्हें 1,11,810 वोटों के बड़े अंतर से हार का सामना करना पड़ा। नाराज नारायण ने इंदिरा गांधी पर सरकारी तंत्र के दुरुपयोग और चुनाव में हेराफेरी का आरोप लगाते हुए चुनाव नतीजे को इलाहाबाद उच्च न्यायालय में चुनौती दे डाली। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने इंदिरा गांधी के चुनाव को अवैध घोषित कर दिया। इंदिरा ने उच्च न्यायालय के फैसले को सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी और इसी आधार पर अपना इस्तीफा देने से इनकार कर दिया। कुछ दिन बाद ही देश में इमरजेंसी लगा दी गई। इस घटना को ही देश में आपातकाल का जड़ माना जाता है। इमरजेंसी के बाद देश में अगला चुनाव 1977 में हुआ। एक बार फिर से 2 कद्दावर नेता आमने सामने थे। इमरजेंसी के चलते लोगों में इंदिरा गांधी के प्रति आक्रोश था। इसके बाद जो राजनीतिक घटनाक्रम हुआ उसने दोनों के बीच प्रतिद्वंदिता और बढ़ा दिया। 1977 के लोकसभा चुनाव में राजनारायण ने इंदिरा गांधी को 55,202 वोट से हराकर हिसाब बराबर कर लिया और रायबरेली में पहली बार गांधी परिवार के किसी सदस्य को हराकर इतिहास रच दिया। इस बार राजनारायण ने भारतीय लोक दल से चुनाव लड़ा था। इस हार ने इंदिरा गांधी को बुरी तरह झकझोर दिया। वह करीब 8 दिन तक अपने दिल्ली आवास पर कैद रही। 8 दिन तक वह घर से बाहर नहीं निकली, ना ही किसी से मिली, ना किसी से बात की। इसके बाद इंदिरा गांधी कर्नाटक की चिकमगलूर सीट से उपचुनाव लड़ी और जीतकर संसद पहुंची। जनता पार्टी की सरकार गिरने के बाद 1980 के लोकसभा चुनाव में इंदिरा गांधी ने रायबरेली और आंध्र प्रदेश के मेढक से पर्चा भरा। पहली बार इंदिरा गांधी 2 जगह से चुनाव लड़ने जा रही थी और दोनों जगह जीत गई। इस बार रायबरेली में इंदिरा गांधी के सामने जनता पार्टी के विजय राजे सिंधिया थे। इस चुनाव में विजय राजे सिंधिया को मात्र 50,249 वोट मिले थे। रायबरेली के मतदाताओं ने इंदिरा गांधी को हाथों हाथ लिया और इंदिरा गांधी को 1,73,654 वोटों के अंतर से विजयी बनाया। यह उनकी सबसे बड़ी जीत थी। लेकिन इंदिरा गांधी 1977 के हार को भुला नहीं पाई थी, जिसके चलते वह रायबरेली सीट से इस्तीफा दे दी और मेढक से सांसद बनी रही। इंदिरा गांधी के इस्तीफे के बाद यूपी चुनाव में भी नेहरू गांधी परिवार से संबंध रखने वाले अरुण नेहरू कांग्रेस के टिकट पर जीत हासिल किए। 1989 और 1991 में यहां कांग्रेस से शीला कौल चुनाव जीतने में सफल रही। यह भी गांधी परिवार से संबंध रखती थी। शीला कौल इंदिरा गांधी की मामी थी। 1996 और 1998 में यहां कांग्रेस को बुरी तरह हार का सामना करना पड़ा। कांग्रेस इस सीट पर 1996 में शीला कौल के बेटे विक्रम कौल को और 1998 में बेटी दीपा कौल को प्रत्याशी बनाया था, लेकिन दोनों अपनी जमानत तक नहीं बचा पाए। 1999 लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने रायबरेली सीट पर वापसी की। इस बार पार्टी से प्रत्याशी कैप्टन सतीश शर्मा थे। 2004 में सोनिया गांधी जब चुनाव मैदान में उतरी तो उनकी टक्कर सपा से हुई और सपा दूसरे स्थान पर रही। इस चुनाव में सोनिया गांधी 2,49,765 मतों के भारी अंतर से जीत हासिल की। इसके बाद 2009, 2014 और 19 के लोकसभा चुनाव में सपा ने कांग्रेस को वॉक ओवर दे दिया। कांग्रेस से सोनिया गांधी लगातार जीत हासिल करती गई, लेकिन वोट प्रतिशत हर चुनाव में कम होता गया। 2019 के चुनाव में भाजपा ने जिस तरह टक्कर दिया उसने कांग्रेस के रणनीतिकारों को चिंतित कर दिया।
2024 के चुनाव से पहले सोनिया गांधी के राज्यसभा में जाने के बाद कांग्रेस अपने ही गढ़ में प्रत्याशी नहीं तय कर पा रही है। सोनिया के बाद रायबरेली में कौन, इस बड़े सवाल का हल कांग्रेस ने लगभग ढूंढ लिया है। इंतजार है तो पहले चरण के चुनाव के पूरा होने का। रायबरेली सीट से प्रियंका गांधी का उतरना लगभग तय हो गया है। हमारे सूत्रों के मुताबिक प्रियंका गांधी के नाम की औपचारिक घोषणा भर शेष है। रायबरेली सीट कांग्रेस के लिए इस चुनाव में बहुत महत्वपूर्ण है। सपा के साथ गठबंधन के कारण कांग्रेस के हिस्से में यूपी की 17 सीट आई है। रायबरेली से प्रियंका के चुनाव लड़ने से कांग्रेस मनोवैज्ञानिक बढ़त लेने की कोशिश करेगी। कांग्रेस के थिंक टैंक का मानना है कि प्रियंका गांधी यदि रायबरेली से अपने राजनीतिक सफर की शुरुआत करती हैं तो इसका एक बड़ा संदेश प्रदेश की हर लोकसभा सीट पर जाएगा, जिसका फायदा इंडिया गठबंधन को भी मिलेगा। रायबरेली में प्रियंका गांधी की लोकप्रियता इस तरह से है जिस तरह उनकी दादी इंदिरा गांधी और मां सोनिया गांधी की थी। प्रियंका पहली बार 1999 के लोकसभा चुनाव में रायबरेली में कदम रखा था। आप अपने सुझाव को कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।